everyone, welcome to ExamWord. This is Neha, your tutor for philosophy in ExamWord. So हम लोग सेक्शन 4 CVT PG की सिलेबस की सेक्शन 4 लॉजिक के ऊपर बात कर रहे थे. हम लोग ने कैटेगरिकल प्रोपोजिशन को शुरू किया था और बहुत सारे क्रूशियल पॉइंट्स को हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. तो आज हम लोग इमीडिएट इन्फरेंस की बात करेंगे. लॉजिक में बेसिकली हम लोग दो टाइप के इन्फरेंस की बात करते हैं और इन्फरेंस लॉजिक का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, क्योंकि लॉजिक में हम लोग प्रेमिस और कंक्लूजन की जो रिलेशंस है उनमें जो हम लोग कैसे प्रेमिस से कंक्लूजन को इन्फर करते हैं वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोगों को इन्फरेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है. ठीक है, और इनमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं. हमारे टाइम में भी आए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी आए हैं. तो एमसीक्यूज के लिए भी और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने के दोनों के लिए इन्फरेंस एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि व्हाट आर द टू काइंड्स ऑफ इन्फरेंस विच इज़ डील इन लॉजिक. तो एक तो हो गया मीडिएट और दूसरी जो आज हम लोग जिस पर बात करेंगे वो है इमीडिएट. तो ये दोनों में जो डिफरेंस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स नंबर ऑफ इट्स प्रेमिसेस. मीडिएट इन्फरेंस में सिर्फ दो प्रेमिस रहती है, या कह लें हम लोग एक से अधिक प्रेमिस रहती है. और इमीडिएट इन्फरेंस में हमें ऑलवेज एक प्रेमिस रहती है और एक कंक्लूजन रहता है. ठीक है, तो ये तो हो गया बेसिक डिफरेंस इमीडिएट और मीडिएट. बेसिक और द ओनली वन डिफरेंस बिटवीन द मीडिएट एंड इमीडिएट इन्फरेंस. ठीक है, मीडिएट इन्फरेंस में हम लोग एक से ज्यादा प्रेमिस से कंक्लूजन को इन्फर करते हैं और इमीडिएट इन्फरेंस में हम लोग दो प्रेमिस से कंक्लूजन को इन्फर करते हैं. इमीडिएट इन्फरेंस में एक प्रेमिस से हम लोग कंक्लूजन को इन्फर करते हैं. तो हम लोग अपकमिंग लेक्चर में मीडिएट इन्फरेंस को समझेंगे. आज हम लोग इमीडिएट इन्फरेंस को समझते हैं. तो इमीडिएट इन्फरेंस क्या कह रही है कि एन इन्फरेंस दैट इज ड्रॉन डायरेक्टली फ्रॉम वन प्रेमिस, एज आई सेड, without the mediation of any other premise. As I already said that in immediate inference we infer conclusion from one premise only, without any mediation of as a form of other premise. Okay, तो ये हो गई हमारी immediate inference और basic difference हम लोग समझ गए immediate के साथ. अब बात कर लेते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ immediate inference may be distinguished traditionally including conversion, obversion, contraposition. ऐसे तो बहुत सारी इमीडिएट इन्फरेंस की चर्चा की है बहुत सारे लॉजिशियंस ने, पर ग्रेजुएशन लेवल में और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सिर्फ ये. और अगर हम लोग बुक देखें IM कॉपी की, जो एक बहुत ही स्टैंडर्ड बुक है, अगर कोई चाहता है कि लॉजिक की सारे कॉन्सेप्ट्स को हमको अच्छे से समझना है, क्लियर करना है, तो IM कॉपी इज द बेस्ट बुक. ठीक है, तो उसमें भी सिर्फ कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन की ये तीन इमीडिएट इन्फरेंस की बात की गई है. ठीक है, तो कन्वर्जन, ऑब्वर्जन और कॉन्ट्रापोजिशन देख लेते हैं कि ये तीनों क्या है. कन्वर्जन, पहले कन्वर्जन को देख लेते हैं. कन्वर्जन इज, एज आई सेड, इज आल्सो एन टाइप ऑफ इमीडिएट इन्फरेंस. व्हाट आर द रूल्स एंड व्हाट इट इज? इट प्रोसीड्स बाय इंटरचेंजिंग इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म ऑफ ए प्रोपोजिशन. ठीक है, तो कन्वर्जन में हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग बात कर ले नो, फॉर एग्जांपल कन्वर्जन में हम लोग बात करते हैं सिर्फ कन्वर्जन में हम लोग को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज करना रहता है. ठीक है, नो SRP, ये ई प्रोपोजिशन है. तो हम लोगों को अगर इसको कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे? नो ओनली इंटरचेंजिंग इट्स सब्जेक्ट टर्म एंड द प्रेडिकेट टर्म. ये हो गया कन्वर्जन. हम लोग ने, ये हमारा प्रेमिस, ये हमारा कंक्लूजन, हमने क्या किया? सिर्फ इसे कन्वर्ट कर दिया, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर दिया. ये हमारी कन्वर्जन की रूल है. ठीक है, हम लोग क्या करते हैं? विदाउट चेंजिंग इट्स क्वालिटी और क्वांटिटी, वी ओनली इंटरचेंज इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट टर्म. ठीक है, ये तो हो गई हमारी कन्वर्जन की रूल. अब कन्वर्जन बाय लिमिटेशन, यहाँ दो तीन चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए.
वो है, और इससे ही MCQs पूछे जाते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक है। कन्वर्जन किस किस प्रोपोजिशन के ऊपर अप्लाई होते हैं, तो ये रहा, सिर्फ ई में और आई में। ई का कन्वर्जन होता है ई, आई का कन्वर्जन होता है आई। पर व्हाट अबाउट ए एंड ओ? तो ए प्रोपोजिशन में कन्वर्जन करने की अगर हम लोग कोशिश करें तो उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैलेसी होती है। क्या है वो डिस्ट्रीब्यूशन फैलेसी, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में समझेंगे। पर अभी ये जानना जरूरी है कि कन्वर्जन किस किस प्रोपोजिशन पर अप्लाई होती है। ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे दिया जाता है कि ई प्रोपोजिशन की कन्वर्जन करेंगे तो कौन सी प्रोपोजिशन आएगी, तो हम लोगों को कहना पड़ेगा ई। आई प्रोपोजिशन की कन्वर्जन आई में आई ही होगी। ठीक है, क्योंकि हम लोग ना तो चेंज कर रहे हैं इसकी क्वालिटी, ना चेंज कर रहे हैं इसके क्वांटिटी, सिर्फ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों की ई प्रोपोजिशन की कन्वर्जन होगी ई, आई प्रोपोजिशन की कन्वर्जन होगी आई। पर ए का क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें डिस्ट्रीब्यूशन फैलेसी होती है। ए को अगर हम लोग करने जाए, फॉर एग्जाम्पल ऑल एस आर पी, इसे अगर हम लोग ए में कन्वर्ट करें तो आ जाए ऑल पी आर एस, पर ये एक दिस इन्फरेंस कमिटेड अ डिस्ट्रीब्यूशन फैलेसी। इसलिए ए प्रोपोजिशन की कन्वर्जन अगर हम लोग ए में ही करें तो वो डिस्ट्रीब्यूशन फैलेसी होती है, इसलिए हम लोग ए प्रोपोजिशन की कन्वर्जन ए में नहीं कर सकते। तो क्या करें ए को लेके, ए को हम लोगों को आई में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय लिमिटेशन। कन्वर्जन, दिस इज कॉल्ड कन्वर्जन बाय लिमिटेशन। व्हाट इट इज? कन्वर्जन बाय लिमिटेशन which is applied on A, which is applied on A proposition, okay? which is an applied A proposition। A को हम लोग ने क्या कहा कि A proposition को हम A में कन्वर्ट नहीं कर सकते, हमें I में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो A proposition को I में कन्वर्ट करते हैं तो इसे हम लोग कहते हैं conversion by limitation, and it proceeds by interchanging its subject and predicate term, same with the conversion only as original conversion, it's not a limitation, and changing its क्वांटिटी। कन्वर्जन बाय लिमिटेशन में हम क्या कर रहे हैं, इसकी क्वांटिटी को चेंज कर रहे हैं, ए को कर दे रहे हैं आई, और हम लोगों को पता है ए है यूनिवर्सल और आई है पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये हमारी बात हो गई कन्वर्जन बाय लिमिटेशन। और ए प्रोपोजिशन की, तो कन्वर्जन ऑफ ओ कैनॉट पॉसिबल, कन्वर्जन ऑफ ओ कैनॉट पॉसिबल। ठीक है, कन्वर्जन ऑफ ओ कैनॉट पॉसिबल, तो जो चीजें ऑफ कन्वर्जन ऑफ ओ कैनॉट पॉसिबल बिकॉज it also commits a distribution fallacy. What this distribution fallacy we will discuss in upcoming lecture. ठीक है, तो जो इंटरफेस निकल के आया वो है ए प्रोपोजिशन की कन्वर्जन हो गई आई, ई प्रोपोजिशन की ई, आई प्रोपोजिशन की आई, ओ प्रोपोजिशन की पॉसिबल नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा कन्वर्जन। अब बात कर लेते हैं अवर्जन की। ठीक है, अवर्जन में हम लोग, अवर्जन इज ऑल्सो टाइप ऑफ इमीडिएट इन्फरेंस, इट प्रोसीड्स बाय चेंजिंग इट्स क्वालिटी एंड रिप्लेसिंग द प्रेडिकेट टर्म विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या। तो अवर्जन में हम लोग क्या करते हैं, इसकी क्वालिटी को चेंज करते हैं। प्रेमिस में जो प्रेमिस जो दिया गया है उसकी कंक्लूजन जब हम लोग इन्फर करेंगे तब उसकी क्वालिटी को हम लोग चेंज करेंगे। जैसे ए है तो उसको आई करेंगे, ठीक, ए है तो उसे ई करेंगे, सिर्फ क्वालिटी को चेंज करना है, क्वांटिटी को नहीं, सिर्फ क्वालिटी को चेंज करना है। तो ए की अगर क्वालिटी हम लोग चेंज करें विदाउट चेंजिंग इट्स क्वांटिटी देन इट विल बी ई। ओके, और क्या करना है, और एंड रिप्लेसिंग द प्रेडिकेट टर्म विद इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होती है, हम लोग ऑलरेडी क्लास रिलेशन के बारे में समझ चुके हैं, क्लास को समझ चुके हैं। क्लास क्या होती है, क्लास बाय क्लास वी मीन a general characteristics of all objects that have some specified characteristics in common। ठीक है, जैसे एक गुलाब की क्लास हो गई, एक रोज की क्लास हो गई, जिसमें सारे पर्टिकुलर क्लास, सारे पर्टिकुलर रोजेस इंक्लूडेड है। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लास क्या होगी रोज की, वो होगी नॉन रोजेस, जिसमें रोज के अलावा जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे इंक्लूडेड हो गए। नॉट नेसेसरी कि रोज के ऑपोजिट अगर मैं कहूँगी कोई वाइट फ्लावर या कोई ब्लैक फ्लावर, ऐसा नहीं, पर रोज के अलावा जितने भी क्लासेस है, जितने भी ऑब्जेक्ट्स है जिसमें एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सारे इंक्लूडेड हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ वाइट, तो वाइट एक क्लास को डिनोट करती है और इसकी कॉम्प्लीमेंट क्लास होगी
नॉन वाइट। पर अगर हम लोग कहें कि व्हाइट की अपोजिट क्लास क्या होगी, तब हम लोग कहेंगे व्हाइट की अपोजिट है ब्लैक। पर ये कॉम्प्लीमेंट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है नॉन वाइट, क्योंकि ब्लैक में सिर्फ ब्लैक ऑब्जेक्ट्स ही आ सकते हैं और कोई ऑब्जेक्ट्स नहीं आ सकता। पर नॉन वाइट में ब्लैक के अलावा जितने सारे, नॉन वाइट में वाइट के अलावा जितने सारे ऑब्जेक्ट्स हैं सारे इंक्लूडेड हो सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि a complementary class, complement is the collection of all things that do not belong to the original class, collection of all things that do not belong to the original class। तो ये तो हो गई हमारी कॉम्प्लीमेंट। तो अभी क्या करना है ऑब्वर्जन में, हम लोगों को तो क्वालिटी चेंज करना है, और इसके प्रेडिकेट टर्म में जो प्रेमिस की जो प्रेडिकेट टर्म है, वो प्रेमिस की प्रेडिकेट टर्म को हम, प्रेडिकेट टर्म की कॉम्प्लीमेंट क्लास को हमें रिप्लेस करना है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ए प्रोपोजिशंस की बात कर लूँ, ऑल एस आर पी, तो इसकी अवर्जन करने में हमको क्या करना है, इसकी क्वालिटी को हम लोगों ने चेंज कर दिया। और क्या करना है, इसकी जो प्रेडिकेट टर्म है इसे हम लोगों को इसके कॉम्प्लीमेंट, पी की कॉम्प्लीमेंट क्या हो गई, नॉन पी में रिप्लेस कर देना है। तो ऐसे हम लोग अवर्जन कर सकते हैं। और अवर्जन सारे प्रोपोजिशन पर अप्लाई होती है, ए का ई का ए, आई का ओ का आई। ये चीज याद रखने लायक है कि अवर्जन applies to all 4 kinds of categorical proposition. The third one is now contraposition. कॉन्ट्रापोजिशन में हम लोग क्या करते हैं, ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ऐसे डेफिनेशन से लगता है ये बहुत मुश्किल है, पर इसे करने की एक बहुत आसान टेक्निक है। वी रिप्लेस द सब्जेक्ट टर्म विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स प्रेडिकेट टर्म एंड वी रिप्लेस द प्रेडिकेट टर्म विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स सब्जेक्ट टर्म। अगर कह दूँ ए प्रोपोजिशन, फॉर एग्जाम्पल ऑल एस आर पी, तो इसे अगर हम लोगों को कॉन्ट्रापोजिशन करना है तो कैसे करेंगे, वी रिप्लेस इट सब्जेक्ट टर्म विद द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इट्स प्रेडिकेट टर्म। सब्जेक्ट जो टर्म है इसकी कंक्लूजन की जो सब्जेक्ट टर्म निकल के आएगी, यहाँ भी आप अब अगर देखें तो क्वालिटी और क्वांटिटी को चेंज करने की बात नहीं आई है, सिर्फ रिप्लेसमेंट्स की बात आई है सब्जेक्ट प्रेडिकेट वगैरह को लेके। तो हम लोगों का ए का अगर हम लोग कॉन्ट्रापोजिशन करें तो ए ही रहेगा कि हम लोगों को क्वांटिटी और क्वालिटी चेंज नहीं करना है। तो क्या करना है इसमें हम लोगों को, वी रिप्लेस इट सब्जेक्ट टर्म विद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ इट्स प्रेडिकेट टर्म। ये जो प्रेडिकेट टर्म है, ये हमारा जो प्रेडिकेट टर्म है, ये प्रेडिकेट टर्म को हम लोग इसका कॉम्प्लीमेंट बैठा के नॉन पी कर देंगे, ऑल नॉन पी। और जो सब्जेक्ट टर्म है, ये सब्जेक्ट टर्म का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा ऐसे नॉन एस। ये हो गया हमारा कॉन्ट्रापोजिशन। सिर्फ सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज करना है और नॉन बैठा देना है, ऐसे हो गई हमारी कॉन्ट्रापोजिशन। बहुत ही ईजी है, सिर्फ सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज करके नॉन बैठा देंगे। तो कॉन्ट्रापोजिशन किस किस प्रोपोजिशन पे अप्लाई होती है, सिर्फ ए में होती है, ए का ए, ओ का ओ, सिर्फ ये दोनों प्रोपोजिशन पे। आई की कॉन्ट्रापोजिशन नहीं हो सकती, और ई की होती है ओ बाय लिमिटेशन। अब ओ की कॉन्ट्रापोजिशन क्यों नहीं होती, क्योंकि जस्ट बिकॉज कन्वर्जन ऑफ ओ कैनॉट पॉसिबल। ठीक है, आई की कॉन्ट्रापोजिशन क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ ओ कैनॉट पॉसिबल। और ई की कॉन्ट्रापोजिशन होती है ओ बाय लिमिटेशन, और इस लिमिटेशन की डेफिनेशन सेम है जो हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोगों को इसकी क्या चेंज करनी पड़ती है, क्वांटिटी चेंज करनी पड़ती है। ई की हम लोगों को कर दिया है ओ, क्वांटिटी चेंज करनी पड़ती है। और वो तो कन्वर्जन की डेफिनेशन थी कि हम लोगों को सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज करना है और क्या करना है, इसकी क्वांटिटी को चेंज करना है। पर कॉन्ट्रापोजिशन की अगर बात कर ले तो हम लोगों को सिर्फ क्वांटिटी चेंज करना है, क्वांटिटी चेंज करना है, और डेफिनेशन उठ के अगर आ जाएगी तो हम लोगों को क्या करना है, रिप्लेस सब्जेक्ट टर्म विद द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इट्स प्रेडिकेट टर्म एंड इट्स सब प्रेडिकेट टर्म विद द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ इट्स सब्जेक्ट टर्म। ये बात तो निकल के आ गई। और आई प्रपोजिशन की क्यों नहीं पॉसिबल, क्योंकि ओ कन्वर्जन ऑफ ओ कैनॉट पॉसिबल। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हो गई कि कन्वर्जन ऑफ ओ पॉसिबल नहीं है इसलिए आई पॉसिबल नहीं, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो कॉन्ट्रापोजिशन की जो बेसिक रूल है वो है पहले ऑब्वर्जन, फिर कन्वर्जन, फिर ऑब्वर्जन,
ये तीनों इज इक्वल टू कॉन्ट्रापोजिशन, ठीक है। ये तीनों अगर हम लोग स्टेप वाइज करें, पहले एक प्रोपोजिशन की अगर ऑब्वर्जन करें, फिर कन्वर्जन करें और फिर ऑब्वर्जन करें, तो जो इंटरफेस निकल के आएगी इट विल बी द सेम विद द कॉन्ट्रापोजिटिव फॉर्म ऑफ ए प्रोपोजिशन, ठीक है। तो ये हमारी एक टेक्निक है जो कि काफ़ी बढ़िया है, पर दिस इज द इजीएस्ट पाथ। द इंटरफेस विल बी सेम बट दिस इज द इजीएस्ट पाथ कि हम लोग अगर सब्जेक्ट प्रेडिकेट को इंटरचेंज कर दे और सिर्फ नॉन लगा दे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें आई की कॉन्ट्रापोजिशन क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओ की कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो आई की कन्वर्जन और आई की ऑवर्जन क्या हो जाएगी, ओ, और ओ की कन्वर्जन करना है हमें, ओ की कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है, तो कैसे हम लोग फिर इसकी ऑवर्जन कर पाएंगे, क्योंकि इसकी सेकेंड स्टेप में ही हम लोगों को जो निकल के आ रहा है वो है कि ओ की कन्वर्जन पॉसिबल ही नहीं है, तो हम लोग थर्ड स्टेप में जा ही नहीं सकते। तो कॉन्ट्रापोजिशन, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आई प्रोपोजिशन की कन्वर्जन क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कन्वर्जन ऑफ ओ कैन नॉट पॉसिबल। दिस इज द ओनली रीजन फॉर दिस इंटरफेस, ओके। तो ये तो हो गई हमारी तीनों इमीडिएट इन्फरेंस की बातें। हम लोगों ने कॉन्ट्रापोजिशन को देखा, ऑवर्जन को देखा और कन्वर्जन को देखा, और इमीडिएट इन्फरेंस और मीडिएट इन्फरेंस के डिफरेंस को भी जाना। पिछले लेक्चर्स में हम लोग और भी क्रूशियल कॉन्सेप्ट्स लॉजिक को लेके आएंगे। आप लोग एग्जाम वार्ड के साथ जुड़े रहें, और कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर जनाएं, मैं ज़रूर से ज़रूर रिप्लाई करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एग्जाम वार्ड।